एफएम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ लावनी श्रीवास्तव। कहते हैं कि कुछ ऐसे शैतान पड़ोसी होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। हाँ, ये भी सच्चाई है। दरअसल ये कहावत है और कहा भी जाता रहा है कि 21वीं सदी उसी की होगी जिसका कब्जा हिंद महासागर पर होगा। सदियों से भारत हिंद महासागर पर इकलौता राज करने वाला देश रहा है। वैसे तो हिंद महासागर में किसी भी देश पर अपने जहाजों को ले जाने और ले आने की मनाही नहीं है। फिर भी अगर आप अपने स्मरण पटल पर ध्यान दें तो चीन के पास ये अधिकार पहले नहीं था। चीन अधिकार जताने से पीछे रहा करता था, लेकिन बीते कुछ समय में जैसे जैसे ड्रैगन यानी चीन की आर्थिक और सैनिक ताकत बढ़ती चली गई, चीन ने अपनी असली औकात दिखानी शुरू कर दी। फिर चाहे वो साउथ चाइना सी का मामला हो या फिर हिंद महासागर का, चीन को पाकिस्तान की शय मिली हुई है, जग जाहिर है। और ऐसे में खतरा भारत अमेरिका के साथ ही पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, जो बेहद चिंता की बात है। खतरे की घंटी बज चुकी है और इससे पार पाने के लिए क्या कर रही है मोदी सरकार और उसे क्या करना चाहिए, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज कुछ पल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम पड़ोसियों से परेशानी, चीन और पाकिस्तान की मनमानी। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे कुछ पड़ोसी ऐसे हैं, कुछ शैतान पड़ोसी ऐसे हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत और भारतीयों को नुकसान पहुंचाना है। चीन और पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर और मालदीव में भी सीधे तौर पर आधुनिक बंदरगाह का विकास दोनों ही मिलकर कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के जरिए चीन हिंद महासागर में पहले ही घुसपैठ कर चुका है। और ऐसे में चीन के नापाक इरादों को रोकना जरूरी हो जाता है। इसलिए भारत ने किया है अपनी रणनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन। जिस अमेरिका को कई बरसों से भारत ने सामरिक रणनीति से अलग कर रखा था, अब उसी अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने तैयार किया है चीन के खिलाफ चक्रव्यूह। आखिरकार अमेरिका और भारत दोनों को क्यों है इसकी जरूरत, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। चीन बेचैन है। भारत के साथ चालाकी से बेईमानी करने वाला चीन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े समंदर हिंद महासागर पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल चीनी ड्रैगन पिछले कुछ दशकों से हिंदुस्तान के नाम पर पड़े हिंद महासागर को अपनी ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। भारतीय नौसेना के मुताबिक चीन की पनडुब्बियां हर 3 महीने में औसतन 4 बार हिंद महासागर में देखी जाती हैं। चीनी पनडुब्बियां सबसे ज्यादा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के करीब देखी जाती हैं, जबकि चीन पाकिस्तान के जरिए हिंद महासागर में पहले ही घुसपैठ कर चुका है। चीन की युआन श्रेणी की एक पनडुब्बी हिंद महासागर और अरब सागर से होते हुए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पहुंची थी और कुछ समय बिताने के बाद वो वापस चीन चली गई। चीन की एक पारंपरिक पनडुब्बी 2014 में 2 बार कोलंबो भी पहुंची थी। एक खबर के मुताबिक चीन युआन श्रेणी की 8 पनडुब्बियां भारत के नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान को बेचना चाहता है। वही पाकिस्तान जो कश्मीर पर अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को शह देकर कश्मीर सहित पूरे भारत में अपनी जमीन से आतंक फैलाता है। मोदी सरकार ने शुरू में इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन बाद में अलगाववादी हुर्रियत नेताओं को उनके पाकिस्तानी आकाओं से बात करने की इजाजत देकर अपने घुटने टेक दिए। लेकिन चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि चीन पाकिस्तान हमेशा से भारत की पीठ में छुरा भोंकते रहे हैं। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी इस इलाके में चीनी ड्रैगन की बढ़ती घुसपैठ के प्रति सरकार को आगाह कर चुके हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत ने अमेरिका से हाथ मिलाया है। आखिर क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारतीय अंडमान निकोबार क्षेत्र मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है। यही वो जल क्षेत्र है जहां से होकर साउथ चाइना के लिए रास्ता जाता है। हिंद महासागर का बहुत बड़ा भाग भारत के कब्जे में है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है।
चीन के 80% ईंधन की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती है। दरअसल ये चीन की वो लाइफलाइन है जिसे जंग के दौरान अगर काट दिया गया तो चीन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसके साथ ही पिछले कुछ समय से चीन साउथ चाइना सी में अमेरिकी हितों के खिलाफ जितना अपना दबदबा कायम करने में जुटा है, उतना ही वो भारत का दबदबा हिंद महासागर में कम करना चाहता है। दक्षिणी चीन सागर पर चीन की तलखी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी दिखी। इसे लेकर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि चीन ने अमेरिका के साथ बलात्कार किया है। ऐसे में साउथ चाइना सी और हिंद महासागर पर कब्जे की चीन की कोशिश भारत और अमेरिका के संयुक्त हितों के खिलाफ है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह विकसित कर रहा है। मालदीव में भी चीन आधुनिक पोर्ट का विकास कर रहा है। अब चीन की रणनीति सिर्फ इन समुद्र तटों को ही विकसित करने की नहीं है, बल्कि वो जिन पोर्ट्स का विकास कर रहा है उन पर पूरी तरह अपना अधिकार भी जमाना चाहता है। ये बातें भारत के लिए बेहद चिंता और खतरे की हैं। इसलिए भारत अमेरिका ने चीन पाकिस्तान को घेरने के लिए हाथ मिला लिया है। चीन के इन नापाक इरादों से निपटने के लिए ही भारत अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास के वक्त खास तौर पर P-8 विमान का इस्तेमाल किया गया। P-8 विमान समंदर के भीतर छिपी हुई पनडुब्बी को खोजने के लिए दुनिया का सबसे आधुनिक विमान है। अगर ये विमान भारत की मदद करेगा तो चीनी पनडुब्बी हिंद महासागर में चक्कर काटने से भी घबराएगी। अमेरिका के साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत का साथ देने के लिए तैयार है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया के समुद्री कारोबार का 65% हिंद महासागर से ही होकर गुजरता है। कच्चे तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है। अमेरिका अपनी नौसैनिक तकनीक भारत को देने के लिए तैयार है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका कितना गंभीर है। इससे सबक लेते हुए भारत और अमेरिकी समंदर में अपनी दोस्ती को और गहरा करने के लिए जून में भी जल सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही दोनों देश इस बारे में भी बातचीत कर रहे हैं कि समंदर के भीतर पनडुब्बी को मार गिराने वाले हथियार साझा किए जाएं। अब भारत और अमेरिका मिलकर महासागर में पनडुब्बियों पर नजर रखेंगे। ऐसे में अब चीन जैसे देशों के लिए हिंद महासागर का इस्तेमाल उतना आसान नहीं रह जाएगा। दरअसल चीन के रवैये की वजह से न भारत उस पर भरोसा करता है और न ही अमेरिका। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट्स के साथ कुमार मयंक। दरअसल चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनकी उत्पत्ति ही धोखे से हुई। धोखेबाजी का जो चरित्र है इनकी रग रग में है और यही वजह है कि अपने पड़ोसी से, खास तौर से भारत से, इनको हमेशा भारत को इनसे हमेशा ही खतरा रहा है। और ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है और इस खतरे से निपटने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसी मसले पर बातचीत शुरू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करना चाहूंगी जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी का। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे जैसे ये रिपोर्ट सामने आ रही है, अगर मैं ड्रैगन की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं तो इनकी फितरत ही है भारत के लिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन चीन और पाकिस्तान का ये जो गठजोड़ बन रहा है, हालांकि गठजोड़ पुराना है, लेकिन ये जो नई तकनीकी का एक गठजोड़ बन रहा है, वो ग्वादर पोर्ट का जो एक नया वे खुल रहा है, ये भारत के लिए कितना बड़ा चिंता का विषय है? देखिए, चूँकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो है दक्षिण एशिया में ये सारे देश आते हैं, चीन, भारत, पाकिस्तान और जो नेपाल, तमाम देश। और ये खासकर भारत और पाकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है यहाँ, क्योंकि चीन के लिए जो एक अमेरिका को लगातार चुनौती देता रहा है और एक महाशक्ति के रूप में जो अमेरिका को पीछे ढकेल के वो आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ भी रहा है, काफ़ी हद तक सफल भी हो गया है, उसके लिए अपने लिए वहाँ पे जो है इस एरिया में अपना दबदबा बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को जो है अमेरिका को वो परास्त कर सके। इसलिए नज़र से अगर आप देखें तो इसीलिए जो आप लगातार देख रहे हैं कि चीन की ये कोशिश हो रही है कि वो पूरे के पूरे इस क्षेत्र में जो है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो है वो अपना जितने भी जो देश हैं वहाँ पे विकासशील देश हैं उनके साथ एक आर्थिक और सामरिक महत्व के समझौते करे, और वही वो कर रहा है। देखिए, और इसमें खासकर देखिए, उसके पहले भारत और चीन के बीच भी संबंध हुए, काफ़ी जो है समझौते हुए उसके बीच में। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो चीन खासकर जो है कि उनको
हथियार सप्लाई करने में, वहाँ के लिए जो है पोर्ट बनाने में, और बहुत सी मदद कर रहा है, आर्थिक मदद है और हथियार देने की मदद कर रहा है उनको। वहाँ पे जो है कि सड़कें बनाने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए मदद कर रहा है। इस तरह से वो चीन का पूरा जो उद्देश्य है वो अमेरिका को जो है उस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने से रोकने का है। चाहे आप साउथ चाइना सी में देख लीजिए, वहाँ पे जिस तरह से तो अमेरिका का इंटरफेरेंस रोकना चीन का उद्देश्य है, लेकिन अगर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट में समझना चाहूँ, भारत के लिए ये जो गठजोड़ हो रहा है, क्योंकि चाहे हम चीन की बात करें चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, विश्वास करने योग्य दोनों ही देश नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई कहते हैं, लेकिन किस तरीके से चूरा गोपा दुनिया जानती है। पाकिस्तान की तो फितरत ही है, उसका तो अस्तित्व ऐसी चीज से है कि वो भारत को नुकसान पहुंचाता रहे और अपना अस्तित्व बरकरार रखे। तो इस तरीके का जो गठजोड़ था वो कितना ज्यादा भारत के प्रोस्पेक्ट में नुकसानदायक है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, भारत के लिए स्थिति बहुत ही, मैं कहूँगा, सेंसिटिव स्थिति है, क्योंकि भारत इस तरह से घिरा हुआ है। इसीलिए उसको जो है कि अभी तक जो भारत की स्थिति थी और लगातार जो भारत की पहले की सरकारें थी, ये कोशिश होती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से, हालांकि चीन के साथ उन्होंने इसीलिए एक अच्छी दोस्ती निभाई, कोशिश करी कि एक अच्छे संबंध बनाए जाएं, क्योंकि उनका वो पंचशील में विश्वास रखते थे और उनका ये मानना था कि हम जितने कम से कम अपने पड़ोसियों के साथ हमारे जो है बड़ी मधुर संबंध होने चाहिए, रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ताकि हम व्यापार को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ा सकें। लेकिन बाद में, जैसा कि आपने भी कहा कि जिस तरह से 1962 में जो चीन ने जो है भारत के साथ धोखा किया और पीठ में छुरा भोंका, जिस तरह से जो विश्वास भारत ने दिया था चीन को, उसके विपरीत जाके उसने हम पे एक युद्ध थोप दिया था। बिल्कुल। इसी तरह आप पाकिस्तान से देखिए कि लगातार पाकिस्तान भी एक होता है कि बातचीत आगे बढ़ती है और फिर जो है उनकी तरफ से जो है आतंकवाद के रूप में यहाँ हमले होते हैं, हमारे जो है सैनिकों के ऊपर हमले होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। तो ये गठजोड़ बहुत ही खतरनाक, मैं कहूँगा, भारत के लिए है और इसीलिए भारत सरकार को बहुत ही एक डिप्लोमेटिकली जो है इस स्थिति को संभालना होगा, समझना होगा। इसमें मैं दो चीज आपसे समझूंगी कि अगर हम भारत सरकार के स्टेप्स की बात करते हैं, जहां तक चीन का सवाल है, तो अमेरिका के साथ मिलकर भारत जिस तरह से गठजोड़ कर रहा है, चाइना को सबक सिखाने के लिए सैन्य समझौते भी हो रहे हैं, हिंद महासागर को लेकर भी जो समझौते हो रहे हैं, वाई पोर्ट को भी लेकर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और तो ये समझौता, दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक तरीके से सबक सिखाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे। आज यू टर्न लेते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि हुर्रियत नेताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं पाक से आए हुए लोग या पाक उच्चायुक्त। ऐसे में ये जो दो कदम उठाए जा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि इसका कुछ असर होगा, चाहे वो चाइना पर हो चाहे पाकिस्तान पर हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जैसे आपने कहा कि सबक सिखाना वाले बात, तो मुझे नहीं लगता कि भारत इस स्थिति में है कि वो चीन या पाकिस्तान को सबक सिखा सके, क्योंकि देखिए चीन तो वैसे एक बहुत बड़ी ताकत है और चाहे वो आर्थिक रूप में देख लीजिए सबसे आगे है, और चाहे वो सामरिक महत्व के रूप में, चाहे वो आप देखिए सैन्य ताकत हो उसकी, तो उसकी आप तुलना नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए आप ये कहें कि आप सबक सिखा देंगे तो मुझे लगा कि एक बचकानापन होगा और भारत को समझना भी होगा। उसको अपना, भारत के प्रधानमंत्री को 56 इंच का जो सीना है वो तानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा किस तरह से आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं, क्योंकि बहुत ही खतरनाक स्थिति बन रही है जहां आप देखिए रूस भी जो है पाकिस्तान के समर्थन में आ रहा है, वो भी वहां उनको जो है हथियार सप्लाई कर रहा है, उनको दूसरी मदद कर रहा है, चीन उधर से आ रहा है, दूसरा नेपाल जो आपके बहुत ही करीबी था आपका, उसको भी आप धीरे धीरे जो है चीन के पाले में आप ढकेल रहे हैं। जिस तरह से आपने वहाँ पे जो मधेसी का मसला उठा था उसको जिस तरह से आपने टैकल किया, वहाँ पे आपने एक बिग ब्रदर का जो अपनी भूमिका निभाई, आपने पूरा इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया। उससे आपने नेपाल जो आपका एक पड़ोसी था और आपका दोस्ताना पड़ोसी था, आपके करीब, जिसके लिए एक बड़े भाई के समान वो मानता था, उसको आपने ढकेल दिया चीन के पक्ष में। तो डिप्लोमेटिक लेवल में मानता हूं कि ये सरकार बहुत कमजोर रही है, क्योंकि ये स्थिति समझनी होगी कि आने वाली स्थिति, देखिए आपने कहा कि ठीक है इसीलिए भारत जो है अमेरिका के साथ जा रहा है, लेकिन आप अमेरिका पे विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे साथ दो, हाँ ठीक है, मैं आती हूँ पीयूष जी आपके पास। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ अमृत कपूर जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है अमृत जी आपका। और जाने-माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलम साहब आपका भी बहुत स्वागत। और जैसा कि हम खास तौर से ये मसला लेके आए हैं, चीन और पाकिस्तान आपस में गठजोड़ कर रहे हैं और इसी से निपटने के लिए अमेरिका से भी अब बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत अमेरिका के साथ मिलकर इन दो शैतानों को सबक सिखाने के लिए रणनीति बनाएगा। तो पीयूष जी का ये कहना है, मैं अमृत जी पहले आपके पास आती हूँ, पीयूष जी का ये कहना है कि भले ही अमेरिका के साथ मिलकर हम चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करते हों, लेकिन ये चीजें दूर की कौड़ी लगती है।
देखो, जैसे इन्होंने बोला, मैं इससे सहमत हूँ कि आप इन दो ताकतों को सबक सिखा तो आजकल के ज़माने में नहीं सकते हैं। आपको डिप्लोमेटिकली कैसे आप इनको टैकल कर सकते हैं, उसके लिए मिलिटरीली भी आपको कुछ एक स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, आपकी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी ताकि वो आपके साथ में कोई खिलवाड़ ना कर सकें। और जो आपने बोला है कि यूएसए के साथ में जिस किस्म से हमारे कुछ रिलेशंस जो बढ़ रहे हैं वो स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है ये चलता रहता है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि रशिया ने इनको, पाकिस्तान को भी कुछ हेलीकॉप्टर्स दिए हैं, और चाइना तो आपको पता है कि उनको हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। उनका ग्वादर पोर्ट है, उनका पूरा जो नेशनल हाईवे है एक्साइज चीन से लेकर और नीचे सी तक रूट जो चाइना को दे रहा है, तो उनकी काफ़ी उधर प्रेजेंस है। इवन कश्मीर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर भी चाइना भी $50 बिलियन वहाँ स्पेंड कर रहा है। तो इनके रिश्ते हैं, इनको अभी आपने ये देखना है कि आप इनको काउंटर कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर भारत और अमेरिका जुड़ जाते हैं, अगर मिल जाते हैं इस पूरे मसले पर, हाँ। देखिए, चाहे अमेरिका भारत जुड़ भी जाते हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट है वो कभी भी जो पाकिस्तान है उसको कभी छोड़ेगा नहीं। वो हम लोगों को दोनों को ऐसे थ्रेशोल्ड के ऊपर ले जाएगा हमेशा, और वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाकर उसके ऊपर नहीं जाने देगा, ताकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो इसके ऊपर नहीं जाने देगा। तो अमेरिका सिर्फ एक, आप इनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो उस किस्म का आपका दोस्त या आपका साथी नहीं निकलेगा, और वो उनकी कुछ बंदिशें हैं। उनको पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखना है, क्योंकि पाकिस्तान से उनको एक्सेस अफगानिस्तान है, वहां से उनको ईरान है, वहां से उनको चाइना है, तो उनको वहां पर उन्होंने प्रेजेंस रखनी है। हाँ। चाहे अभी जितनी मर्जी वो एड देता है, वो उनको देता है कि वो टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करे, ठीक है, लेकिन वो सारी एड है वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हाँ, ये सत्य है महमूद आलम साहब, ये बहुत बड़ा एक सच है जिसे स्वीकारना होगा कि अमेरिका जितने भी एड देता है सीधे तौर पर टेररिज्म से लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसे भारत के अगेंस्ट यूज करता है। इन सबके बीच अगर चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ हो रहा है, पाकिस्तान भी सीधे तौर पर, आज एक खबर आई है F-16 विमानों को लेकर अमेरिका ने वित्तीय सहायता देने के लिए मना किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं है तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में ये जो धमकी अब केवल सिर्फ भारत के लिए नहीं रह गई है, बल्कि बिग ब्रदर को भी पाकिस्तान धमकी दे रहा है, और चाइना जिस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से पूरे हिंद महासागर पर कब्जा करने की सोच रहा है, ऐसे में ये जो संकट है, भारत क्या आखिर करे? क्योंकि भारत अलग थलग पड़ जाएगा अगर वो अमेरिका के साथ नहीं जाता है। ये दो देश तो उसके सबसे बड़े दुश्मन है। देखिए लावनी जी, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये पाकिस्तान और चाइना का जो दोस्ती है वो आज नई नहीं है। सेकेंडली, आप ये देखिए, आप ये बोल रही हैं कि अगर इंडिया एक स्ट्रेटेजिक टाई करता है विद यूएसए, तो आप यूएसए का पास्ट को भूल नहीं सकते कि उसका हिंदुस्तान के प्रति रवैया क्या रहा है। एग्जैक्टली, हाँ। आज देखिए सिचुएशन चेंज हो रही है। जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो 1992 में रशिया के टूटने के बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, अब आज यूएसए को लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत उसको कोई इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली कोई टक्कर दे सकता है तो वो चाइना है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए देखिए, वो यूएसए जो है, दे आर वेरी स्मार्ट प्लेयर। वो इंडिया के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो अपना जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए वो कर क्या रहे हैं। जिस कंट्री के भी चाइना के साथ थोड़े से ख़राब रिलेशन है, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, आपका फिलिपाइन हो, वो एक हेगेमनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें वो इंडिया को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ पीयूष जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, आप इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली हम इस पोजीशन में नहीं है कि चाइना से कन्फर्ट कर सके। और वैसे भी जो है, ये अगर आप देखें, हमारा कितना 1000 किलोमीटर का जो है हमारी मुश्तरका जो है, हालांकि उसे परमानेंट उसे नहीं मानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, हमें जो है अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट करनी है टुवर्ड्स चाइना। और जब से मोदी जी आए, उन्होंने कोशिश भी की काफ़ी, लेकिन देखिए आप, चाइना का हमेशा बड़ा सर्द रवैया रहा। उस पर कोई, उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर गर्मजोशी का सबूत नहीं दिया। अभी भी देखें आप, पिछले दिनों जो है
किस तरीके से आपके नहीं, लेकिन हकीकत ये है आलम साहब कि अगर मोदी गवर्नमेंट इस तरह से अगर एक्टिव नहीं हुई होती, जिस हमेशा से डिफेंस एक्सपर्ट्स हमेशा प्रोएक्टिव होने की बात करते रहे, ये सत्य है कि चाहे आप सीमा पे देखिए तो सीज फायर उल्लंघन कम से कम हुआ है। चाइना को भी आप देखिए तो जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने लद्दाख में बीच में 2 बार खबरें अभी आई थी तो भारतीय सेना ने उनको पीछे भी धकेला। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ रही है, एक्शन तो लिया गया है, लेकिन नहीं, जिस स्ट्रॉन्ग एक्शन की हम बात करते पड़ने हैं, की बात नहीं हो रही है। देखिए, अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ेगी। किसी के कंधों पे लेके आप बंदूक नहीं चला सकते। तो और वैसे भी आपको मालूम है यूएसए का जो है पास्ट क्या रहा है, तो अभी आप उन्हें टेस्ट कीजिए। उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते कि अपने सारे पत्ते खोल दें उनको लेके। अगर आपको चाइना का मुकाबला करना है तो आपको मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बॉर्डर पे आपके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल भी खुले रहने चाहिए। अच्छा अमृत साहब, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि आलम साहब कह भी रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि पंत साहब ने भी कहा कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, पूरी तरीके से उन्हें और ज़्यादा एक्शनेबल बनाना होगा, लेकिन अगर हम सी पोर्ट की बात करते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं, वहाँ पर तो खाली चाइना नहीं है, वहाँ पर और भी देश है, वहाँ पर अमेरिका भी है। वहाँ को लेकर हमें क्या करना चाहिए ख़ास तौर से? देखिए, जो जितनी भी ताकत है, हमारी समुद्र की ताकत है, वो उनके चीन के खिलाफ कहीं पर हम नहीं, कहीं पर ठहरते नहीं हैं। बहुत ही कम है हमारे पास पनडुब्बियाँ भी बहुत कम है, हमारे पास न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ भी कम हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर तो हमारे पास एक है, उनके पास में भी एक बन रहा है। ठीक है, ऐसे में मैं आपकी बात में एक बात जोड़कर आपसे समझ लूंगी कि अगर ऐसे में हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स कम है और अमेरिका के साथ अगर गठजोड़ होता है तो कम से कम हम ऐसी कुछ खास अपने पास टेक्निकल ऐसी चीजें ला पाएंगे जिससे हमें पता चल पाएगा कि चीन अपनी सबमरीन मेरा नहीं ख्याल कि हमारा उस किस्म की कोई उनके साथ ट्रीटी हो रही है। हमारी सिर्फ उनके साथ में एक लॉजिस्टिक ट्रीटी है जो ये होने को जा रही है। तो उसके अंदर ये होता है कि वो लोग, क्योंकि कई बेसिस से वो ऑपरेट करते हैं, डीगो गार्शिया से, गॉम से, वो वहाँ से तो उनको रीफ्यूलिंग चाहिए होती है, और उसके लिए उन्होंने आगे भी पहली गवर्नमेंट्स के टाइम पर भी काफ़ी किया था और यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था और उनको फैसिलिटीज़ ये नहीं दी गई थी। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और एक बारी अगर ऐसी चीज़ होती है जो नेक्स्ट स्टेप में हो कि आपके साथ में कोई संधि भी हो, कोई ट्रीटी हो इनके साथ में, यूएस के साथ में, लेकिन इस समय तो ये पहला स्टेप है। जो पहले बहुत रेजिस्टेंस थी, तो इस बारी अभी तक तो मेरे को इतनी कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दी है, और ये एक आजकल के ज़माने में आपको गिव एंड टेक है, आपको ये करना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है आलम साहब, मैं ब्रेक के बाद लौटती हूँ, क्योंकि खास तौर से यहाँ पे चीन और पाकिस्तान की मनमानी की बात चल रही है और इनकी मनमानी रोकने के लिए भारत क्या कुछ कदम उठाए, ये समझना और उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। इस मसले पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो चीन और पाक जैसे पड़ोसियों से हमें कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है, हम किन परेशानियों का सामना करते आए हैं और आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है, इस सब पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो भी उस समय में जब पाकिस्तान और चीन की नज़रें सीधे तौर पर भारत पर हों। मेरे साथ 3 मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं ब्रेक के बाद आप तीनों का स्वागत करना चाहूँगी। मैं आलम साहब के पास आती हूँ। आलम साहब, ब्रेक से पहले हमने एक मुद्दा उठाया था कि हम चीन की बात तो कर रहे हैं, चीन टेढ़ी खीर है, लेकिन पाकिस्तान तो सीधे हुई वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। और आज के दौर में सीधे तौर पर अगर पाकिस्तान अमेरिका को भी ये धमकी दे रहा है कि भाई आप मुझे F-16 नहीं दे रहे हैं तो मैं कहीं और भी हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से जो दूसरे देशों हैं, चाहे हम रशिया के साथ भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ जिसके चलते चाइना और पाकिस्तान जैसे देश आज हमें और अमेरिका दोनों को आग दिखाने के लिए तरह तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है बड़ा एक क्लेवर प्लेयर है एक तरीके से। देखिए, दे नो कि वर्ल्ड को उसकी ज़रूरत है, एंड पर्टिकुलरली अमेरिका को।
देखिए, अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है, अगर चाइना पे उनको नज़र रखनी है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है, अगर ईरान पे नज़र रखने की ज़रूरत है तब पाकिस्तान की ज़रूरत है, और इंडिया भी जो 13 कंट्री जिनमें वो स्पाइंग करता है उनमें इंडिया भी शामिल है। तो दे नो वेरी वेल। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, सब्सिडी नहीं देंगे, आप मत दीजिए। वो धमकी देगा कि हम चाइना की तरफ चले जाएंगे। तो अमेरिका की भी एक तरीके से मजबूरी है, उसकी अमेरिका की आज मजबूरी ये है कि उसे पाकिस्तान को भी लेके चलना है, इंडिया को भी लेके चलना है। अब वो उसमें बैलेंस कैसे करेगा, ठीक है, वो कपूर साहब बताएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन कपूर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन कपूर जी से ये चीज़ समझना चाहूंगी कि जिस बैलेंस की बात हो रही है, अगर अमेरिका, हम लोग शुरू से कहते हैं कि अमेरिका पहले अपना निज स्वार्थ देखता है, तो फिर भारत क्यों नहीं अपना निज स्वार्थ देखते हुए, जिस तरीके से दूसरे देश मनमानी कर रहे हैं, हम कुछ मनमानी करते हुए इन्हें सबक सिखा सकते हैं? देखो, हमें भी कुछ एक्सेप्शंस करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग, हमारी जो नीति है वो किसी गुट को ज्वाइन नहीं करना है, तो ना हम नेटो के मेंबर हैं ना सेंटो के मेंबर हैं, लेकिन हमें किसी, जैसे कि किसी और किस्म की रिलेशनशिप इनको काउंटर करने के लिए दूसरा जो एक देश बचा है वो यूएस बचा है। चाइना के साथ में हमारे उस किस्म के रिलेशन नहीं हो सकते। पाकिस्तान वैसे ही अलग कैटेगरी में आता है। तो आपको कुछ ना कुछ आगे अभी करना पड़ेगा, एडिशनल आई वुड से कुछ ना कुछ आपकी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। यूएसए के साथ में विदाउट जॉइनिंग देयर कैंप, उनकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि हमको ट्रुप्स की पार्टिसिपेशन दो। हिंदुस्तान के पास में नफरी बहुत है, आप बेशक वो नहीं कीजिए, लेकिन आपको आस्ता आस्ता अपने रिश्ते थोड़े से और उनके साथ में बढ़ाने पड़ेंगे। उसके साथ में, आपके साथ में जो भी हम अगर शेयर कर सकते हैं, उनके वेपन सिस्टम्स, उनकी नेवी, अगर ऐसी चीजें कर सकते हैं तो तब इन लोगों के ऊपर वो काउंटर हो। और मेरे हिसाब से को यूज कर सकते हैं। तो साउथ चाइना सी की अगर बात करते हैं तो वहां तो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, तो ऐसे में हम उनका फायदा उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से हम उस दिशा के अंदर जा रहे हैं। जैसे आजकल हमारी अलास्का के अंदर हमारी एयर कॉपरेशन चल रही है, हमारी उनके साथ में, उनकी नेवी के साथ में हमारी आगे हो चुकी है। आर्मी की हम हर साल अप्रैल के महीने में हमारी उनके साथ होती है। तो इस दिशा के अंदर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो कब वो फ्रैक्टिफाई होगा, कब आपस के अंदर कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा कि हम, अगर ऐसी बात होती है, क्योंकि ये अमेरिका को भी अभी उनका इंटरेस्ट है कि अगर पाकिस्तान और चाइना को चेक में रखना है तो उनको इंडिया को एम्पावर करना पड़ेगा। उनके पास में कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने इंटरेस्ट काबिल वहां रखने, कायम रखने हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने चाइना को काउंटर करना है, पाकिस्तान में उनको प्रेजेंस चाहिए, पाकिस्तान को कंट्रोल चाहिए उनको, ताकि वो ज्यादा उनके साथ में खेल नहीं करे। हमारे साथ उनको कोई ना कोई एसोसिएशन चाहिए ताकि हम उनकी मदद कर सकें और वो उसके ऊपर, वहां पर अफगानिस्तान के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस उन लोगों की बढ़ सके। ठीक है पंत साहब, जब हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि भारत जब ये जानता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं से, अमेरिका ने हमेशा से अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरों को बोहरा बनाया है, जो एक चालाकी करता रहा है, वो उसकी गुड क्वालिटी भी कही जाती है, बैड क्वालिटी भी कही जाती है, लेकिन जब कभी अपने देश की बात आती है, क्या इंडिया अमेरिका के इस इंटरेस्ट का फायदा उठाते हुए चाइना और पाकिस्तान के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता है? क्योंकि अमेरिका का तो इंटरेस्ट है, अमेरिका तो साउथ चाइना सी की अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने सर को भी बोला कि वहां पर तो उसे भारत की मदद चाहिए ही चाहिए, भारत इस चीज का फायदा उठा सकता है? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था शुरू में कि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें कि वो किसी को फोर्स कर सके कि भाई आप जो है इनके खिलाफ कुछ करो। हाँ, भारत की स्थिति ये है कि दूसरे देश है, खासकर अमेरिका को भारत की जरूरत है, चीन को भारत की जरूरत है, ठीक है, लेकिन भारत उस स्थिति में नहीं है कि वो उनको फोर्स करे कि साहब आप इनसे बदला ले लो हमारी तरफ से। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि भारत भी खुद भी अभी इस स्थिति में नहीं है। आप चाहे आर्थिक रूप से देखें या आप जो है कि साउथ चाइना से की बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर चीन पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहता है। अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता है कि चीन उस एरिया में अपना कब्जा करे, और चीन को रोकने के लिए ही वो आप सब जैसा कह रहे हैं एक मत होके कि इंडिया की जरूरत पड़ेगी। तो क्या इंडिया इस कहना चाहिए मजबूरी का फायदा उठा सकता है, जैसा कि निज हित में अमेरिका हमेशा उठाता है? नहीं, फायदा उठा सकता है तो वो तो अमेरिका से ही उठा सकता है ना। हाँ, अमेरिका से उठा सकता है, लेकिन अमेरिका खुद भारत से बेहतर स्थिति में है।
तो अमेरिका भारत जो है कि अगर चाइना जो है कि इंडियन ओशन में अमेरिका को ज़्यादा स्थान देता है तो भारत के इंटरेस्ट में भी वो नहीं होगा। ये भी देखना होगा ना भारत को कि आपकी स्थिति कहीं आप बीच के चूचू का मुरब्बा ना बन जाए आप। भारत को अपनी स्थिति को तोलना पड़ेगा अच्छी तरीके से, देखिए, और तब देखना पड़ेगा कि इंडियन ओशन में भारत की प्रेजेंस है वहां पे, और अगर आप अमेरिका को बहुत ज़्यादा घुसपैठ करने देंगे वहां चाइना को काउंटर करने के लिए, तो जो है कि आपके हाथ से वो इलाका भी चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी स्थिति को बहुत ही डिप्लोमेटिकली, अभी देखिए अमेरिका पे भी आप पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा, आपके देखिए रूस जो है वो भी जा रहा है पाकिस्तान के साथ, एक चाइना रूस और पाकिस्तान का एक्सेस बन रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपके रूस से रिश्ते क्या हैं, रूस से आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे बैलेंस, और अमेरिका नहीं चाहेगा कि आप रूस के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो। तो देखिए बहुत नाजुक स्थिति में भारत है, भारत को बहुत ही डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ेगा जहां उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो। दूसरा, उसको R&D के थ्रू, अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि भारत जैसे अभी जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने आने के बाद ये जरूर किया कि उन्होंने रक्षा मद में जो है काफी बजट बढ़ा दिया, बहुत बढ़ाया है, मेक इन इंडिया की बहुत बढ़ाया है, मेक इन इंडिया की बात करिए। लेकिन हो क्या रहा है कि सारे आर्मामेंट जो लिए जा रहे हैं दूसरी कंट्रियों से खरीदे जा रहे हैं, वही प्रायोरिटी अभी दिख रही है आपको, क्योंकि बहुत सालों से जो है किसी भी सरकार ने तवज्जो नहीं दी R&D की रक्षा क्षेत्र में। लेकिन वो एक प्रोसेस तो शुरू हुआ है ना। नहीं देखिए, आर्मामेंट लेना हल नहीं है, आर्मामेंट लेना हल नहीं है। देखिए उसमें आप देखिए राफेल डील में क्या हुआ, लगातार जो है किस तरह से फ्रांस ने आपको दबाया, ज्यादा प्राइस लेने की कोशिश करी, आपके नेगोशिएशन करने पड़े आपको बहुत देर तक। इधर अमेरिका ने जो है वहां F-16 दे दिया, आपके साथ ओबामा साहब आए, आपने चाय पे चर्चा करी, आपने चाय पे चर्चा करी। लेकिन रशिया को भी एक मैसेज या अमेरिका को भी एक मैसेज पहले ही दिया जा चुका है कि हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार में जितने विजिट्स हुए हैं, आपके पास ऑप्शन था कि अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते, नेपाल से आप अपना जो रिश्ते अच्छे बनते वो आपने ढकेल दिया, मालदीव के साथ अच्छे रिश्ते होते आपके, वो आपके उधर से निकल गया, श्रीलंका के साथ आपके अच्छे रिश्ते होने चाहिए थे, वो भी निकल गया, वहां भी चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। तो आप तो कहीं के नहीं है, अच्छा, आप जो है अपनी अकड़ में बैठे पड़े हैं कि साहब हम तो बहुत लेकिन एक चीज इन सब के बीच में, ठीक है जो हुआ वो अलग चीज है, अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि नए स्तर पर चीजें करने की जरूरत है। तो जून में खासतौर से एक युद्धाभ्यास होने वाला है, अगर उस युद्धाभ्यास अमेरिका और भारत मिलकर कर रहा है तो चीन को एक मैसेज तो जाएगा, चीन की जो आंखें तरीरी हुई है चीन ने, कम से कम उसको एक मैसेज तो जाएगा। इस दिशा में तो भारत आगे बढ़ा ही बढ़ा है, हमें इसका तो स्वागत करना ही चाहिए। देखिए, मैं कपूर साहब की बात से यहाँ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आपको ये देखना होगा USA को इस इंडियन ओशन में इन्वॉल्व करने से पहले कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए क्या होंगे। देखिए, हमेशा तो आपका जो है वो आपके लिए अमेरिका बैठा नहीं रहेगा, वो तो जो भी कुछ करना होगा चले जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, किसको भुगतने होंगे उसके नतीजे। और दूसरे एक बात मैं ये बताऊं आपको कि यहाँ पे जो है अमेरिका इतनी दिलचस्पी क्यों शो कर रहा है। देखिए, एक तरीके से जैसे कपूर साहब अभी बोल रहे, सॉरी अपने ये जो पीयूष जी जो बोल रहे थे कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान एक तरीके से किस तरीके से करीब आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ब्लेंडर होगा कि हम रशिया को बिल्कुल भुला दें और एक तरीके से और हम बिल्कुल USA की गोद में बैठ जाएं जाके। मेरे ख्याल से देखिए, रशिया ने हमारी बहुत मदद की है और हमको इस बात को भूलना नहीं चाहिए, वो हमारा बहुत बड़ा क्लोज फ्रेंड रहा है और उसको हमको बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है। तो देखिए, ये बड़ा डेलिकेट क्वेश्चन है इंडिया के लिए, व्हाट टू डू। ये अब इंडिया USA को कितना इन्वॉल्व करना है, कितना नहीं इन्वॉल्व करना है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखिए टुवर्ड्स चाइना, और अगर आपको वाकई में चाइना का मुकाबला करना है तो अपने आपको मुकाबला करना होगा। उसके साथ साथ जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा USA पे एटलीस्ट मैं भरोसा करने पे तैयार नहीं। आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, कैसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, थोड़ा और क्लियर करके अगर हम अपने दर्शकों को देखिए, इंडिपेंडेंट पॉलिसी से मेरी मुराद यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है अपने आर्सेनल जो है चाइना का मुकाबला करने के लिए कम से कम इस पोजीशन में हो आप। अब आप देखिए कि आपके पास एम्यूनेशन की कमी है, आपके पास फाइटर प्लेन्स की कमी है। आप देखिए बॉर्डर पे जो है आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज भी आपके जो है सोल्जर फुट से उस पे जाते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर ये कपूर साहब आपको बताएंगे। उसके अलावा आर्थिक तौर पे आप इस पोजीशन में हैं कि उसका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उसमें देखिए, वेपनरी के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि दूसरे मुल्कों पे भरोसा करना छोड़िए, अपना R&D को जो है
ज्यादा strong से करना। ज्यादा हाँ, स्ट्रॉन्ग तो Make in कीजिए। India उसी हमारे का पास process है। साइंटिस्ट हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सर, डेवलप तो कीजिए। धीरे धीरे मेक इन इंडिया भी उसी प्रोसीजर में आगे बढ़ रहा है अमृतसर, और सीधे तौर पर No, but अगर Make हम in India देखें is for other countries हाँ, to लेकिन come, लेकिन invest and लेकिन make it. लेकिन हमारे It's not यहाँ for भी- India to design it, लेकिन India to हमारे यहाँ research भी it. हमारे यहाँ भी रिसर्च और जिस तरीके से साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, अभी हमने लेटेस्ट जिस तरीके से RNS SS1 का हमने लॉन्च भी किया है, तो धीरे धीरे हमारा निजी GPS सिस्टम भी हो गया नहीं, है, अब तो धीरे 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 अब चीजें धीरे हो चलने रही का हैं। समय नहीं रहा। ठीक मेरा है। कहने का अमित मतलब ये है साहब, हाँ। कि अब समय धीरे चलने का नहीं रहा है, हमें तेजी लानी पड़ेगी मैं इसमें। एक जो कहावत होती है कि गॉड इज ऑन द साइड ऑफ ग्रेटर बटालियंस, और वो यहाँ पर भी सब जगह में है। अभी आपने अगर अपना इन्फ्लुएंस नेपाल में खो दिया है, मालदीव्स में खो दिया है, श्रीलंका और में। श्रीलंका में खो दिया है, वो इस करके कि वो आपकी क्षमता को जानते हैं। इंडिया की हमने पिछले 15 साल के अंदर कोई भी एक्विजिशंस नहीं ली की हैं। हमारी आर्मी जो है वो इल इक्विप्ड है। हमें जो वेपन सिस्टम प्रोक्योर करने चाहिए थे, जैसे आलम साहब ने भी कहा है कि वो हमने नहीं किए। वेरी गुड, मेकिंग इन इंडिया, R&D हमारी अपनी होनी चाहिए। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर वेपन सिस्टम या इक्विपमेंट एक डिफेंस फोर्सेस के अंदर इंडक्ट किया जाता है, उसका गेस्टेशन पीरियड इज अप टू 15 ईयर्स। जब से वो कंसीव होता है, जब से वो डिजाइन होता है, Operational उसका होता है। GSQR होता है, उसके बाद में वो ड्राइंग बोर्ड पे जाता है, उसके बाद में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जाता है। तो ये सब चीज़ें के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमें अभी दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक तरफ R&D और मेक इन इंडिया, वो चीज़ें बड़ी अच्छी बात हैं। कम से कम शुरुआत तो हुई है हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम 70% ऑफ आवर आर्सेनल वी आर इम्पोर्टिंग। हाँ, exactly, ठीक हम बाहर है, पे शायद वो dependent हैं। 70 से अभी 68 हो जाएगा, लेकिन ये आस्ता आस्ता कम से कम सही दिशा में एक स्टेप है। हाँ। तो अभी हमें चाहिए, जो मेरे हिसाब से, अगर हमने ये सबको, जैसे आप कह रहे हो, सबको आपने उसको करना है, काउंटर करना है, उसका तरीका यही एक ही है। दो चीजें होती हैं, एक इकोनॉमिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग, सेकंड थिंग इज मिलिटरीली यू हैव टू बी स्ट्रांग। और मिलिटरीली हम स्ट्रांग उस दिशा में बहुत स्लो जा रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत कपूर slow। साहब, हम स्लो जा रहे हैं, लेकिन जो एक जंग लग गया था इस प्रोसीजर पर, आप अगर बीते दशकों की बात कीजिए, क्या यूपीए गवर्नमेंट में इस तरीके का कोई भी स्टेप उठाया गया है? मैं आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि आप आर्मी में हैं, आप चीजों को आपने करीब से समझा है। देखिए, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट है, बीच में वो एनडीए गवर्नमेंट भी आई थी, सभी की प्रायोरिटीज, और जैसे अभी आप देख रहे हैं मोदी साहब की जो डॉक्ट्रिन है, और उसके अंदर आपको प्राथमिकता जो दे रहे हैं, आप पुलिस फोर्सेस को दे रहे हैं, सीआरपीएफ को दे रहे हैं, बीएसएफ को दे रहे हैं, आप उसको आर्मी को नहीं दे रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस को नहीं दे रहे हैं। और वो जो इस समय जरूरत है, देश की जरूरत है, ये अलग चीज है। आप बेशक अपना उसको बिल्डअप कीजिए, आप उसको पुलिस फोर्स को कीजिए, उनको भी दीजिए आधुनिक हथियार दीजिए, उनको सब कुछ कीजिए, लेकिन आप आर्मी को निगलेक्ट नहीं कीजिए। इसमें टाइम लगता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप आज शुरू करते हैं इसको, कोई भी चीज को, हमारे पास जनाब पिछले 19 साल से एक इंसास राइफल है, उसके बाद में जो एक बेसिक वेपन है वो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सके। आपसे बहुत खास बात समझना चाहूंगी, क्योंकि पत्रकार हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को समझा है। बार बार हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि ध्यान नहीं दिया गया, या जो भी प्रोसीजर है बहुत स्लो जा रहा है। आप भी इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन वीके सिंह सर ने साफ तौर पर एक बार कहा था कि जो जंग लगी हुई चीज़ थी, हमने अभी उस जंग को हटाया है। और अगर लोग ये समझते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आर्मी पर ध्यान नहीं दे रही है, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रही है, तो वो उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं। कुछ बातें बताई जाती हैं, कुछ बातें नहीं बताई जाती। नहीं, देखिए, ये बात तो सच है कि देखिए, जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार, तो इन्होंने डिफेंस के जो सेक्टर है उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। उसके बजट का जो बजट है उसको काफ़ी बढ़ा दिया है। निश्चित रूप से इनका एक प्रायोरिटी है। देखिए, ये सरकार और उसके साथ भी आई है, एक राष्ट्रवाद के स्लोगन के साथ आई है। और ये राष्ट्रवाद किस पे पनपता है? आपकी एक सैन्य शक्ति जो स्ट्रांग हो उसके ऊपर है। तो इनकी प्रायोरिटी ये रही है, और ये अच्छी बात है कि देखिए, जो जिस तरह से महाशक्तियां बढ़ रही हैं आगे, चाइना बढ़ रहा है, अमेरिका बढ़ रहा है, और जिस तरह आपकी जो पोजीशन है दक्षिण एशिया में, तो स्ट्रेटेजिकली आपको मिलिटरीली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन चूंकि अभी तक देखिए, भारत का क्या अप्रोच रहा था, जो था डिप्लोमेसी मेन थी इसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा, और एक था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाला था, कि आपको अननेसेसरली मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होना है। इसलिए डिफेंस में इतना तवज्जो नहीं दिया गया था, क्योंकि आप चाहते थे कि आप अपने पड़ोसियों से जो है
एक जो है एक अच्छे शांतिपूर्वक जो है रिश्ते रखें वैसे भी और सर, लेकिन बिजनेस पड़ोसी बिजनेस अगर अशांत हो नहीं तो नहीं कैसे मैं वही कर सकते हैं? कंडीशन भी मैं ऐसी बता रहा हूँ होती आपको है। मैं बता रहा हूँ आपको जी, जी। इसीलिए जो है आप चाहते थे कि बिजनेस कॉमर्स जो कॉमर्स इंटरेस्ट है कॉमर्शियल इंटरेस्ट है बिजनेस के है ट्रेड के है वो ज्यादा बढ़े लेकिन अब चूंकि पूरा क्षेत्र अशांत हो चुका है जहां की सबकी सामरिक जो है महत्वाकांक्षा बढ़ गई चाहे अमेरिका हो चाहे वो खासकर चाइना हो तो अब आपके लिए बहुत ही जरूरी हो गया है कि आप भी अपने डिफेंस को स्ट्रांग बनाएं नहीं तो स्ट्रांग कर रहे हैं आलम तो साहब इसीलिए नहीं कर रहे हैं, हाँ, शुरुआत हुई है, मैं कह रहा हूं, वो बात अभी आप सही है। देखिए आलम साहब ने भी आप लोगों ने भी नहीं, but रिपोर्ट पढ़ी होगी defense को 6 strong परमाणु बनाने के पनडुब्बियों के it is लिए a continuous process। हाँ। आप उसके बीच में वो रोक नहीं लगा सकते। तो ये procedure आज तो आपको आगे बढ़ रहा है जरूरत ना नहीं है सर? तो आप इसको बंद कर देखिए, दो, procedure कल को आलम फिर साहब, शुरू कर दो। procedure तो तो बढ़ इस रहा है, तरह आप की ये ये- हमारी अप्रोच है, मैं ये नहीं होनी इसलिए- चाहिए। हाँ। कंटिन्यूसली डिफेंस को साफ बिल्डअप करने के लिए बहुत समय लगता है और उसके अंदर ठीक बीच है, में ब्रेक्स ठीक नहीं है, होने ठीक है, चाहिए। ये मेरा ठीक है, पॉइंट है। ठीक है, मैं आलम ये साहब, नहीं कह रहा लेकिन कि यहाँ काम पर- नहीं हो रहा, काम यहाँ हो रहा पर है। मैं इसलिए बार-बार इस चीज लेकिन को बीच बोलना में उस चाहूंगी, चीज को स्थगित कर देते हैं। क्योंकि- अभी जैसे रफेल की हुई है, हाँ। पहले 126 से वहां से अभी 36 हुए, अभी 36 का भी किसी को पता ही नहीं है किसी को किसी को कि नहीं कब पता। आएंगे वो। ठीक नहीं, है, वो इन चीजों procedure में तो time है, लगता है। procedure ठीक है, तो है। अभी अगर आपने अपना हम अगर अपना सीवेफ डेवलप की करना बात करें जहाज, आलम साहब सीवेफ उसमें की time बात लगेगा। करते हैं दूसरा अगर, तो लावणी अभी जी। अब देखिए 6 परमाणु पनडुब्बियों के लिए 90,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है तो मोदी गवर्नमेंट ने ही किया है ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो किया रहा है बहुत है कुछ देखिए हमने। देखिए लावणी जी बात दरअसल ये होती है ना कि देखिए वक्त के हिसाब से आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। पहले जैसे अभी पीयूष जी बात कर रहे थे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही थी। अब आज हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क जो है सैनिक तौर से शक्ति अपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं और उनमें कोऑपरेशन ज़्यादा हो रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। आपको करना ही पड़ेगा और उनको काउंटर करना है। और इंटरनेशनल अगर लेवल पे आप ये चाहते हैं कि आपकी कुछ शे हो तो आपको इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री वाइज आपको जो है आगे बढ़ना ही होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि इस पे इतना जोर दिया जा रहा है लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना देखिए आपको एक बात मैं बताऊं कि देखिए पाकिस्तान एक ये स्टडी है कि 2020 तक उनके पास मोर देन 300 जो है आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। हाँ। तो अब आप ठीक उनको है, किस हमारे तरीके पास से 110 काउंटर ही करेंगे, है। हमारे किस पास तरीके 110 से ही काउंटर है, करेंगे। वहां पे तो आपकी एक अभी जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक शोशा छोड़ दिया था कि वो जो है वी विल सीक द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो भाई किस तरीके से वो करेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोगों को ये जो एक्चुअली I don't want to say हम लोग बहुत मासूम हैं। कोई भी हमें बहलाता है बरगला फुसलाता सकता है तो हम बहुत जल्दी उसके ऊपर भरोसा कर लेते सही हैं। बात। लेकिन हम भरोसा तो करते हैं लेकिन हम अपने दुश्मनों को छोड़ते भी नहीं है सच्चाई तो ये भी है सर जिस हमने ये नहीं तरीके बोला, से हम तो दुश्मन बना लेते हैं, हम तो दुश्मन बना लेते अच्छा, हैं। अच्छा, ठीक है, हम लावणी जी, जिन ये देशों फैक्ट की नहीं कि हम बात- दुश्मन बना लेते हैं। हम जिन मैं आप जो तीनों हमारा से मालदीव short comment दोस्त था, जो चाहूंगी। हमारा भूटान दोस्त था, जो हमारा नेपाल सबसे बड़ा दोस्त था, हम सबको धीरे धीरे अपना दुश्मन बनाते चले जा रहे हैं। कपूर साहब क्या ये सच है कि भूटान पे भी हम इवन जो है कोई मिलिट्री कार्रवाई वो तैयार नहीं हो रहा था, हमने उनको एक इकोनॉमिक पैकेज दिया, ऐसे कहीं मैंने सुना था। क्या इसमें हकीकत थी? हमने कई प्रोजेक्ट्स जो हैं जी। उनको हमने फाइनेंस किया है। आज वो सरप्लस स्टेट है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और वो हमको दोबारा वापस दे रहा है। वो उनको हम स्ट्रांग करना चाहते हैं। काफी कोशिश की है चाइना ने चुम्बी वैली से, आपने दे वांटेड एक्सेस थ्रू चुम्बी वैली इनटू भूटान एंड देन भूटान से लेकर हमारे नॉर्दर्न असम के अंदर वो आना चाहते थे उस साइड से। तो वो हमने उसको थ्वाट किया है, वो इसी तरह से इकोनॉमिक पैकेजेस देकर। इकोनॉमिक पैकेज। अच्छा ये जो मसला खास तौर से अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम ईस्ट की बात दरअसल कर रहे हैं। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी थी, क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि जो एक पॉलिसी स्टार्ट हुई थी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट की, क्या वो विफल हुई है? मैं एक एक करके आप तीनों को विफल comment हुई, list पे वो चाहूंगी, अमित स्थगित हो गई है। यही मैं कह रहा हूँ कि आपने कोई भी चीज है उसमें कंटिन्यूटी नहीं हम रख रहे, बीच में नहीं, हिकअप्स ऐसा हैं। क्यों लग रहा है तो आपको? उसके ऐसा अभी क्यों लग जैसे रहा है? शुरू में इतना थ्रस्ट था लुक ईस्ट की पॉलिसी के ऊपर, अभी वो सडनली वो आउट ऑफ हॉरिजन चली गई है। और अभी दोबारा से अगर उसको करेंगे फिर उसको शुरू से आपने स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज है उसको कंटिन्यूअसली उसके ऊपर करते रहिए, तभी आज अब हम जाकर म्यांमार के अंदर उनकी टेरिटरी के अंदर हमने ऑपरेशन किया। क्योंकि हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हमको अच्छे मेंटेन करने पड़ेंगे आगे भी, और उसके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल और करना और पड़ेगा उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ और दूसरी तरफ बोलना चाहूंगा, ये देखिए नेपाल वाला जो है बहुत बड़ा सेटबैक है हम लोगों के लिए। बहुत आज से बड़ा। 50 साल से नेपाल बिल्कुल हमारे साथ था। आज देखिए अभी ओली साहब जो है वो वहाँ पे चाइना गए, वो किस तरीके से वो जो है उनको किस किस्म का वेलकम दे रहे हैं। वेलकम दे रहे हैं और
और वो कहीं ना कहीं अब आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न कि क्या हमसे गलती हुई, क्या हुआ, लेकिन वो पूरे का पूरा जो है नेपाल एक तरीके से वो देखिए जैसे जी, पाकिस्तान गलती वाला कोई नहीं हाल- हुई। हमने उनको अगर 10 दिया, चाइना ने उनको 100 दिया। नहीं गलती भी हुई। गलती भी मधेसी हुई कि हमने वाले जो इकोनॉमिक उसमें- ब्लॉकेट लगा हाँ, दिया ब्लॉकेट इस जो उसमें कि लगाया, हम बिग ब्रदर तो हैं, जो- हम कुछ भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हमारी बात मान रहे हो? लेकिन संविधान वहाँ सभा पे को- जिस उन्होंने तरीके से- चाइना ने वहां तक लेकिन- रेलवे लेकिन लाइन में वो वहाँ कहते पर- देने के लेकिन वहां पर तो अगर नहीं, ये वो एक्शन नहीं लिया तो जाता, एडिशनल है, वो पंच चाइना साहब, उसी के अगर माध्यम ऐसा से अपने एक्शन नहीं पाले में लिया ले रहा जाता, है, लेकिन पुश हमने किया नेपाल को उस तरफ जाने के ठीक, लिए। लेकिन अगर नेपाल ऐसा कभी एक्शन नहीं चाहता था नहीं कि चाइना की लिया तरफ जाए, क्योंकि जितना भारत नहीं, उसके लिए कर पंच सकता है साहब, वो अगर ये भी ऐसा जानता एक्शन है नहीं लेते, तब कि जो तो फिर बॉर्डर नेपाल भारत के भी साथ अपनी है, भारत मनमानी जितना करने उसको पर आ दे जाता है। सकता है, लवनी चाइना नहीं दे बात है, सकता। वो भी अपनी लेकिन मनमानी आपने करने पर आ फोर्स कर जाता दिया, इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा के, उनकी स्थिति देखिए खराब हो गई। वहाँ कितना महंगा तेल हो गया, ठीक वहाँ है, खाने का सामान ठीक है, महंगा हो गया, लोग लेकिन त्राही उसके मच लिए गई थी वहाँ पे। उसकी भी वजह थी। अगर हम उनको एक मैसेज नहीं देते तो वो भी अपनी मनमानी करने पर आ रहे नहीं, थे। मनमानी नहीं कर रहे थे। देखिए नहीं, मधेसी का मूवमेंट था, आपने समझा नहीं। एक जो पॉलिटिकल लोकल मूवमेंट था, उसमें आपने हस्तक्षेप कर दिया, और हस्तक्षेप कर दिया कि हमारी शर्तों पे आप मानो। उसमें जो यहाँ नहीं, देखिए, मेरा- दूसरा एक मेरा एंगल नहीं ख्याल- देखिए, मेरा एक नहीं- एंगल और जो पीयूष आप जी- लोगों को शायद नहीं पता, मैं बता पीयूष दूं कि जो यहाँ के हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, तत्व हैं, जो उन्होंने नेपाल के हिंदुत्ववादी, क्योंकि वहां पे भी ये मांग उठ रही थी कि नेपाल को फिर से हिंदुवादी बिल्कुल, राष्ट्र एक बनाया मात्र जाए। हिंदू वो राष्ट्र है। का, हाँ, तो ठीक है। ये भी रहा। देखिए मोदी जी के बहुत से जो मंसूबे फेल क्यों हो ठीक रहे है। हैं, क्योंकि नहीं, ये उसके जो लिए हिंदुत्ववादी जो मैं ताकतें हैं, इसके वो ब्लॉकेट के संघी ऊपर ताकतें हैं ना, ब्लॉकेट के ऊपर वो मैं बोलना बढ़िया चाहूंगा। कर रहे हैं। आलम यहाँ साहब पे कुछ कहना पंच चाह मैं रहे ये बोलना चाह रहा था कि देखिए जिस तरीके से मधेशी वो था, ठीक है, वो हम लोगों के लोग थे, हमें उनका साथ देना था, लेकिन जब कम्युनिस्ट वहाँ पे आए और जो ये हार्डशिप हुई वहाँ पे नेपाल के लोगों को, उन्हें और मौका मिल गया एंटी इंडिया कैंपेन ठीक का। है, यानी मतलब- वहाँ पे उन्हें एक ग्राउंड मिल गया, और वो एक मौका मिल गया उन्हें यानी कि एक- चाइना की तरफ एक- तो वो वही तो मैं कर कह रहा हूँ कि मिसमैनेज हो गया, आपको एक इकोनॉमिक मिसमैनेज। ब्लॉकेट मैं नहीं आपको- लगाना मुझे चाहिए था। डिबेट बताना ये समाप्त जानते करने हुए के कि लिए वो कहा जा उधर रहा जा है। सकते हैं, मुझे या वो डिबेट जो समाप्त हार्डशिप करना होगी। होगा। जो- मैं 5 सेकंड से लास्ट कमेंट चाहूंगी। कपूर साहब से शुरू करती हूँ कि मैं- आखिरकार चीन और पाकिस्तान को हम कैसे सबक सिखाएं। आप इंडिपेंडेंसी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अकेले इंडिपेंडेंट होकर चलना अभी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, व्हाट टू डू राइट नाउ? उसके लिए जो है, हमें जैसे हमने आगे चाइना हमको घेर रहा है, जैसे हमने चाइना को, मोदी जी ने शुरू किया था घेरना, उसमें जापान से लेकर और नीचे तक सारी ठीक है, कंट्रीज को, ठीक है। हमें वो उस चीज को दोबारा से एक्टिवेट करना चाहिए। ठीक है, और उसे उसको rejuvenate अगर करना। चाइना हमें घेर रहा है तो हमें भी उसको घेरना ठीक चाहिए। है पंच साहब, टू शॉर्ट कमेंट। देखिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एक तो अपने पड़ोसी के साथ संबंध सुधारने होंगे। उसके लिए आपको अपने जो ट्रेड रिलेशन है उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और डिप्लोमेसी का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए खासकर पाकिस्तान के साथ भी आपने ये जो खट्टा मीठा चलता रहता है, और ये है कि कभी अच्छा कभी बुरा, तो उसके एक साथ बहुत, भी क्योंकि एक पाकिस्तान वो बिल्कुल देखिए strong वो धुरी action है, देना होगा। पाकिस्तान ठीक है, वो आलम धुरी है साहब। जहाँ चीन भी आलम आ रहा है साहब, और two अमेरिका shots, भी आ रहा है। संक्षेप में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, एक तो ये आपको अपने तौर पे जो है खुद इस चीज़ को फेस करना होगा। उसके अलावा जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि सपोर्ट मिल सकता है, वो सपोर्ट लीजिए। ठीक है, ठीक है। एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो इसलिए जरूरी है कि बबूल का पेड़ नहीं, बीज नहीं डाला जाए, क्योंकि अगर हमें आम खाना है तो आम के ही बीज डालने होंगे सीधे तौर पर। इसी उम्मीद के साथ कि भारत सरकार और भारत पूरी तरीके से इस बात को समझेगा, और तभी हम चीन और पाकिस्तान जैसे शैतान पड़ोसियों की मनमानी को रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हम तक महत्वपूर्ण राय साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।